हेलो नमस्कार, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। मैं हूं नवनीत और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी सेहत का भरपूर तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। सभी का स्वागत है केजीएस टीचिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के लिए ये एमपी वर्ग 3 के लिए तैयारी की जाएगी, लेकिन बाकी लोग, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद सभी लोगों को लगभग इस क्लासेस के बारे में पता चल ही जाएगा कि क्या क्या चीजें हम इसमें कवर करेंगे। आज दरअसल इसका इंट्रोडक्शन की क्लास हम लोग ले रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन साथ साथ में इंट्रोडक्शन में एक चीज तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि पेपर में आखिर कवर क्या करता है और सिलेबस में क्या देता है। यदि आप सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में हमें एज ए लाइक मिलता है कि जैसा सिलेबस हमें सीटेट का दिखाई देता है, वैसा ही सिलेबस हमें एमपी टेट का भी दिखाई देता है। जो सीटेट का सिलेबस होता है, सीटेट का सिलेबस, वैसे ही क्या होता है, एमपी टेट का सिलेबस, है ना। हिंदी के बारे में सिर्फ बात कर रहा हूं मैं, बाकी के बारे में नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो लगभग बराबर है, ऐसा पता चलता है। लेकिन वास्तव में जब हम इसके प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं, एग्जाम वाले क्वेश्चनों को करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं एमपी वाला एग्जाम सीटेट वाले एग्जाम से अलग है। ठीक है ना। क्या है? अलग है। कैसे अलग है? तो देखिए, कुछ मायनों में अलग है। अगर हम यहां पर बात करते हैं आप लोगों को, सीटेट वाला मान लो इधर पार्ट हम लेकर के चलते हैं, तो सीटेट वाले क्वेश्चन पेपर में हिंदी सब्जेक्ट में अगर हम यहां साथ में लिख देते हैं, तो हिंदी वाले पार्ट में क्या होता है कि यहां पर आपको एक आता है गद्यांश, गद्यांश, पद्यांश, पद्यांश, और प्लस यहां पर आती है पेडागोजी, है ना। ये होता है, और दोनों मिलाकर के कितना होता है? 30 मार्क्स का होता है। 15 मार्क्स का ये होता है और 15 मार्क्स का ये होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एमपी टेट वाले में, एमपी टेट में यदि हम बात करते हैं, तो सिलेबस में तो दिया गया है ये पेडागोजी का पार्ट, लेकिन क्या पेपर में भी पेडागोजी का पार्ट उतना ही रहता है? देखो, यहां पर भी अगर हम देखते हैं, गद्यांश प्लस पद्यांश तो कम ही रहता है, लेकिन लिख दे रहे हैं, कभी पूछ लिया जाए एक दो तो हम कर ही लेंगे। गद्यांश और पद्यांश दोनों रहते हैं, प्लस यहां पर व्याकरण का भाग ज्यादा रहता है। व्याकरण, और व्याकरण में भी साहित्यिक व्याकरण, साहित्यिक व्याकरण। रही पैडागोजी की बात, लिख जरूर देते हैं लेकिन प्रश्नों की संख्या कम होती है ना। और यहां कोई फिक्स वाला पार्ट नहीं है कि पैडागोजी 15 नंबर की ही आएगी। तो सबसे ज्यादा फोकस अगर हम करते हैं, देखो गद्यांश पद्यांश तो आप लोग करेंगे, प्रैक्टिस करवाऊंगा ही, लेकिन ये जो मेजर पोर्शन बचता है इस पार्ट पर, पैडागोजी के क्वेश्चनों की संख्या यहां 5 से 6 हो जाती है, कई बार नहीं भी होती है। सिलेबस में दिया तो जाता है, लेकिन हम इस वाले पार्ट पर, व्याकरण और साहित्यिक व्याकरण वाले पार्ट पर फोकस करेंगे हम लोग। तो जो लोगों ने तैयारी की होगी सीटेट वगैरह की, तो उनके लिए देखो ये गद्यांश पद्यांश वाला पार्ट तो करना आसान हो जाएगा, साथ में पेडागोजी का पार्टन भी, और यहां पर व्याकरण और साहित्य का पार्ट जो है एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो दोनों तैयारियां हो सकती हैं साथ साथ में। इसके अलावा यही सेम आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तब भी क्वेश्चन भले बदल जाए, क्वेश्चन थोड़े बहुत, अब सब्जेक्ट में क्वेश्चन क्या बदलेगा, लैंग्वेज में क्वेश्चन ज्यादा नहीं बदलते, लेकिन फिर भी लेवल में कई बार क्या होता है, पूछने का तरीका सिर्फ बदल जाता है ना। तो इन सारे पार्ट्स को हम पढ़ेंगे, और व्याकरण वाले में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में मैं यहां पर आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, तो हम किस किस पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो देखिएगा, व्याकरण वाले पार्ट में अगर हम बात करते हैं, पढ़ाऊंगा तो सारा ही, लेकिन व्याकरण वाले पार्ट की बात कर लेते हैं।
तो हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन और इसकी थ्योरी का पार्ट भी देखेंगे। पहला टॉपिक जो होता है वो वर्णमाला का ही होता है, वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला इसलिए जरूरी है कि बहुत सारी चीजों को हमें समझना पड़ता है। फिर दूसरा टॉपिक जो आ जाता है वो हमारा है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और प्लस क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक, मतलब इसी का पार्ट है। फिर यहां पर है अपना कौन सा हो जाता है हमारा, विस्मय आदि बोधक। ठीक है, अब दूसरे, ये पूरा पार्ट हो जाता है। फिर तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है हमारा, इसमें आ जाएगा पर्यायवाची, या इसको हम पर्यायवाची की जगह लिख देते हैं शब्दा शब्द, शब्दा शब्द वाला पार्ट। शब्दा शब्द का मतलब हो जाएगा इसमें पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और जो वर्तनी शुद्धि शब्द से संबंधित जितने रहेंगे उन सभी वाले पार्ट को देख लेंगे। चौथे वाले में हमारा आ जाता है, यहां पर जो चीजें हम बढ़ा रहे हैं ये तो लगभग हो गए। अब आता है यहां पर अपना पार्ट कौन कौन सा, अलंकार, समास, छंद और रस। ठीक है, रस, छंद, समास और अलंकार। हो सकता है इस पार्ट को बहुत सारे बच्चे जानते हैं, इसको भी जानते हो, इसको भी, ये वाला पार्ट भी। ये जो पार्ट है पर्यायवाची, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी, विलोम शब्द, शब्द शब्द के अंदर आ जाते हैं, ये चीजें होती हैं पढ़ने की। मतलब थोड़ा बहुत तो ट्रिक बता सकते हैं, बाकी ये चीजें पढ़ने की होती हैं। यहाँ चीजें अलंकार है, समास है, छंद है, रस है, या फिर ये वाले पार्ट में चीजें हमें समझनी होती हैं। तो इस पार्ट पर हम ज्यादा फोकस करेंगे जहां पर आप लोगों की गलतियां ज्यादा होती हैं। इसके अलावा कुछ पार्ट है हमारा जिसमें हमारा आता है लिंग, वचन, काल, कारक। लिंग, वचन, काल और कारक, और साथ में वाच्य। बस ये हमारा व्याकरण का पार्ट है, इसी में से सारे क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी होंगे ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। वर्णमाला है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, है ना, समुच्चय बोधक, ये सारे पार्ट्स को हम लोग कवर करेंगे। नेहा पाल जी कैसे हैं, बाकी जितने भी मित्र हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो इन सभी पार्ट्स को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो और इसके अलावा अब बात कर लेते हैं व्याकरण के अलावा पैडागोजी वाले पार्ट में क्या क्या देखेंगे। कुछ क्वेश्चन भी अभी देखेंगे हम लोग पैडागोजी वाले पार्ट में अगर चलते हैं, या शिक्षण, भाषा शिक्षण के पार्ट पर। तो भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षण में पहला टॉपिक हो जाएगा बालक में भाषा विकास, भाषा विकास। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा यहां पर आप लोगों के सामने, दूसरा टॉपिक हो जाता है पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, साहित्य, या ब्रैकेट में लिख सकते हो बाल साहित्य। तीसरा जो टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है प्रथम भाषा,
भाषा, द्वितीय भाषा और बहुभाषिकता। बहुभाषिकता। अब इसी के संदर्भ में हम लिखेंगे विकास, प्रयोग या मनोवैज्ञानिक विचार। क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक विचार, इनसे संबंधित। फिर हो जाएगा चौथा पॉइंट, भाषा कौशल। और पांचवा पॉइंट हो जाएगा अपना NEP 2020 और NCA। बस, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, ये कुछ पार्ट है। सोनम कन्नौजिया जी कैसे हैं? तो ये कुछ पार्ट हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे अपने इनमें, है ना। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, बहुभाषिकता। इसके अलावा हम कह सकते हैं, अगर थोड़ा सा और पढ़ना है तो वो आ जाता है भाषा का विकास में, भाषा का विकास में, भाषा के विकास में, विकास में विधाओं का प्रयोग, विधाओं का प्रयोग। विधाओं के प्रयोग के साथ साथ में इसी में TLM हो जाता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। बस। अब भाषा के विकास में जो विधाएं हैं, विधाओं का मतलब होता है जैसे गद्य, पद्य, है ना। गद्य का प्रयोग क्या होता है, पद्य का प्रयोग क्या होता है, ये छोटा सा पार्ट रहेगा MP वर्ग 3 में, बहुत ज्यादा नहीं आता पेडागोजी का। व्याकरण वाले पार्ट में देख लीजिएगा तो ये सारे व्याकरण आपको मिलेंगे यहाँ पर। वर्णमाला है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, विस्मय आदि बोधक है। इसके अलावा साथ साथ में इसमें इसी में कई बार हम लोग जोड़ देते हैं। अब एक शब्द होता है जिसको कहते हैं निपात। अब यहाँ पर जैसे पर्यायवाची है तो शब्द शब्द लिख दिया कि शब्द का मतलब होता है जिसमें विलोम शब्द आ जाता है, समानार्थी भी आ जाता है, विलोमार्थी भी आ जाता है, विपरीतार्थी भी आ जाता है, पर्यायवाची भी आ जाता है। तो ये सारे शब्द जो आ जाते हैं इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। फिर बात करते हैं अलंकार, रस, छंद और समास। फिर है लिंग, वचन, काल, कारक और वाच्य। यही आपका पार्ट है जो आपको पढ़ना है। इसमें मैंने अभी संधि के बारे में नहीं बोला, संधि शायद छूट गई है, लेकिन संधि भी आप समझ लीजिएगा, संधि भी रहेगी। संधि का टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाता है। संधि से क्वेश्चन सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। संधि कई जगह, हाँ हाँ, संपूर्ण व्याकरण ही है, समझ लीजिए। इसमें हमने व्याकरण का कोई पार्ट तो छोड़ा ही नहीं है। अब वर्णमाला हो गई, संधि हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयवादी बोधक, पर्यायवाची, इसमें क्या हो जाएगा, मुहावरे, लोकोक्तियां, सब कुछ इसी में आ जाएंगे। फिर अलंकार है, समास है, छंद है, रस है, लिंग है, वचन है, काल है, कारक है, वाच्य है, ये सारी चीजें हैं। और ये जो सारी चीजें आप देख रही हैं, मतलब कल से जो अपनी ये क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आज इंट्रोडक्शन की क्लास थी तो आज हमने आपको यहाँ पर ये सारी चीजें दिखा दी हैं। फिर भी आप लोगों के लिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है, और यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है जैसे CTET और MP-TET में क्या अंतर होता है। ये वाला पार्ट जो है व्याकरण और साहित्य वाला पार्ट में सबसे ज्यादा फोकस करना है। पेडागोजी वाले पार्ट पर गद्यांश और पद्यांश ऐसे ही नॉर्मल कर लेना। टाइमिंग तो अभी यही है ना, इसी टाइमिंग पे आप लोग आ जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के कुछ प्रश्नों के साथ में। कहते हैं शुरुआत करेंगे, कहते हैं चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर तो चलने में माहिर बन जाऊंगा, यूं तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। या तो हम जीवन में एक्सपीरियंसेस बहुत हासिल कर लेंगे जो हम लोगों के लिए,
जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, और या तो फिर सफलता मिल जाएगी। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है, बताइए जरा। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या यण संधि, कौन सी संधि हो जाएगी? क्वेश्चनों को देखिए और फटाफट दीजिएगा जवाब। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या यण संधि? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और यण संधि, कौन सी संधि हो जाएगी विद्यार्थी में? विद्या जमा अर्थी, विद्या जमा अर्थी। सिंपल से जब इसको आप अलग करते हैं तो यहां पर क्या देख रहे हैं, आप पाते हैं कि यहां पर आ है और यहां मात्रा के रूप में भी आ मिल रहा है। तो जब दो आ प्लस आ जुड़ेंगे, समान वर्ण जुड़ते हैं और बड़ा आ बनता है, या बड़ा आ प्लस बड़ा आ, या छोटा आ प्लस बड़ा, या बड़ा आ प्लस छोटा, तो हमेशा किस में चला जाता है? दीर्घ स्वर संधि में चला जाएगा। इसमें हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि में चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं जरा। अगला प्रश्न है कानन। कानन का पर्यायवाची है, पुष्प है, विहित है या वन है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कानन का पर्यायवाची कौन सा है? कानन शब्द का पर्यायवाची बताइएगा। चलिए देखिए, बताइए। कानन मतलब क्या होता है? वन के लिए प्रयोग किया जाता है कानन शब्द। कानन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वन के लिए। तो वन यहां पर आ जाएगा। अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है? शब्दों को जोड़ना, वाक्य रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, संधि और समास बतलाना। वाक्य विग्रह का क्या अर्थ होता है? शब्दों को जोड़ना, वाक्यों को रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, संधि और समास बताना। वर्षा कुशवाहा जी, ऋचा सनग, पूनम एंड देखें, यहां पर हम बात करते हैं विग्रह किसका हो रहा। विग्रह का मतलब अलग अलग करना, है ना। तो विग्रह जब करेंगे तो वाक्य के खंडों को अलग अलग करेंगे, उनके साथ में संबंध बताएंगे, ये वाक्य विग्रह कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहां पर कोई ऐसा तो है नहीं जो समझाना पड़े। अगर कहीं कोई शब्द हो, ऐसा कोई भी ऑप्शन लगे आपको कि सर जी हमें समझ में नहीं आया है, तो मुझे बोलिएगा, मैं तुरंत पहले उस ऑप्शन को आपको समझाऊंगा। अगला प्रश्न देखो, बड़ा सिंपल है। कह रहा है बिन पग चले सुने बिन काना और कर विधि कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, असंगति अलंकार या दृष्टांत अलंकार? कौन सा अलंकार हो जाएगा? अगला प्रश्न। कोई बात नहीं। देखो, शिक्षा एक ऐसा धन है जिसको जितना अर्जित किया जाए उतना ही अच्छा है। यह तो हमारे प्रैक्टिस में रहता है, हमारे आगे के एग्जाम के लिए। और खासकर विद्यार्थी तब तक, जब तक सफलता ना मिले तब तक तो प्रयासरत रहना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहां पर अगर बात करते हैं, विभावना हो गया, डी हो गया, दे रहे हैं वर्षा जी, डी मृत्युंजय पटेल जी ने दिया है ए, एन वर्षा कुशवाहा ने दिया है डी। तो दृष्टांत, अच्छा जी, बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। अर्थात जहां बिना कारण के, क्या हो, बिना कारण के ही, जहां बिना कारण के कार्य होता पाया जाए,
कार्य होता पाया जाए, वहां पर क्या होता है? वहां पर विभावना अलंकार होता है। वैसे भी जहां पर बिना शब्द जुड़ा हो, बिन शब्द जुड़ा हो, है ना, या फिर यहां पर रहित शब्द जुड़ा हो, ऐसे और फिर भी काम होने की संभावना दिखाई दे रही हो, तो वहां पर क्या हो जाता है? विभावना अलंकार हो जाता है। बिना बिन रहित जैसे शब्द जहां पर जुड़े हों तो वो क्या हो जाएगा? वहां पर विभावना अलंकार हो जाएगा। बिना बिन रहित या बिनु शब्द जहां भी लगा होगा, बिनु भी एक शब्द है, जहां लगा होगा वो शब्द, वो मतलब वो अलंकार कौन सा हो जाएगा? विभावना अलंकार। विशेषोक्ति क्या होता है? जहां पर विशेष किसी की युक्ति किया जाए। असंगति में क्या होगा? जहां पर मेल ना बैठ रहा हो दो पंक्तियों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सुई का तत्सम रूप बताना है, क्या होगा? सुई का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? सृज्या, सूची, सलाई या सूची? अगला प्रश्न देखेंगे, क्या होगा अगला प्रश्न, बताइएगा। सुई, जिससे धागा, कथरी उथरी सुनते हैं ना, कथरी सुन समझते हैं ना, कथरी क्या होता है? हम्म कहते हैं सुई का तत्सम रूप रज्जा, सूची, सलाई और सुई। हम्म तो यहां पर सूची शब्द प्रयोग किया जाता है। सूची का मतलब होता है लिस्ट, इस सूची का मतलब होता है लिस्ट, तो यह नहीं होगा। सलाई का मतलब दो सलाई होती है, एक दिया सलाई मतलब जिसको माचिस कहते हैं उसको सलाई भी कहा जाता है, और इसके अलावा सलाई वो भी होता है जिससे स्वेटर बुनते हैं। सृज्या सृजन से होता है, सजने से होता है, किसी चीज को क्रम में व्यवस्थित करने से भी होता है, और सूची का मतलब होता है सिलने से। अगला यहां पर देखते हैं, परिसीमन का विलोम क्या है? परिसीमन का विलोम सीसम, निर्सीमन, असीमन, ससीमन। परिसीमन, यहां पर देखिएगा, प्रतिभा मौर्य जी कैसे हैं? गुड आफ्टरनून। अगला प्रश्न यहां पर आ चुका है आप लोगों के सामने, दीजिएगा जवाब। बिल्कुल, इसमें पूरा व्याकरण वाला पार्ट हम लेकर के चलेंगे प्रतिभा जी, और यहां पर व्याकरण आप लोगों को एकदम कहेंगे। तत्सम किसे कहते हैं? देखो दो चीजें होती हैं, तत्सम और तद्भव को मैं यहां पर आप लोगों को बता देता हूं कि तत्सम और तद्भव किसे कहा जाता है। तो काहे को टेंशन ले रहे हैं, इसको कई बार वैसे मैं बताता ही रहता हूं। दो शब्द होते हैं, एक होता है शब्द कौन सा? तत्सम, और एक शब्द होता है तद्भव। ठीक है, एक शब्द कौन सा होता है? तद्भव। तो तत्सम दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन सा? एक शब्द होता है तत्, और दूसरा शब्द होता है सम, है ना। और इसमें क्या होता है? इसमें भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक का मतलब होता है तद, और दूसरे का मतलब होता है भव। अब ये समझिएगा, जैसे तत् का मतलब क्या होता है? उसके, और सम मतलब होता है समान, अर्थात किसके समान?
तो मूल शब्द के समान। मूल शब्द या हिंदी के जो शब्द निकले वो किससे निकले हैं? तो संस्कृत से। तो जो शब्द संस्कृत के समान हो, या फिर यूं कह लें जैसा संस्कृत जैसा प्रयोग किया जा रहा हो, जैसा प्रयोग किया जाएगा, संस्कृत के जैसा जो शब्द होगा वो क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। और तद का मतलब होता है उससे, भव मतलब जन्म लेना। तो अर्थात जो उससे जन्म लिया है, अर्थात संस्कृत के शब्दों के बिगड़े हुए रूप, है ना, संस्कृत के शब्द के बदले रूप जो हिंदी में शामिल हैं, जो हिंदी बन गई है, वो कहलाता है तद्भव। तो यहां पर आपको इसके बारे में पता चल चुका होगा ना। तो यहां पर इस वाले पार्ट को अगर हम समझते हैं तो क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव समझ गए और तत्सम समझ में आ गया। अभी देखो, जैसे एक शब्द यहां पर मैं ले रहा हूं, इन दो शब्दों से आप समझेंगे। एक शब्द है घी, है ना, कौन सा शब्द है? घृत शब्द था। दूसरा कलर ले लेते हैं जिससे आपको दिखाई पड़े। दिख जाएगा, घृत। घृत शब्द ये कैसा है? घृत शब्द संस्कृत में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्या हिंदी में घृत प्रयोग किया जाता है? नहीं। क्या प्रयोग किया जाता है? घी। ये धीरे धीरे क्या है, घृत से पहले संस्कृत से पाली में आया, फिर इसका नाम बदला, पाली से प्राकृत में आया, फिर प्राकृत से फिर हिंदी में आया। तो हिंदी में आते आते इसका जो रूप है वो बदल गया, अब घी प्रयोग किया जाने लग गया। इसी तरीके से जो तत्सम शब्द है वह संस्कृत के शब्द हो जाते हैं। ये जो घी शब्द बना ये तद्भव शब्द है, लेकिन दोनों ही शुद्ध हैं। अच्छा, कई बार क्या होता, पेपर में पूछता कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। ऐसे में अगर हम चीजों को समझें तो हमें पता चल जाता है कि भाई जो घृत है ये शुद्ध ये भी है और शुद्ध ये भी है, गलत दोनों में से कोई नहीं है। लेकिन अगर तत्सम तद्भव पूछा जाएगा तो हम बता देंगे, लेकिन अशुद्धियां दोनों में से कोई नहीं है। जो तद्भव होता, कई बार बच्चे ये समझ लेते हैं जो तद्भव होता है वह अशुद्ध होता है, जो तत्सम होता है वो शुद्ध होता है, जबकि ऐसा नहीं है। समझ गए? चलें अब आगे अपने प्रश्नों की तरफ दोबारा लौट करके आते हैं। यहां पर दिया गया परसीमन का, परसीमन का क्या हो जाता है? निर्सीमन। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, घूसर शब्द जो है, शब्द का पर्याय क्या है? अश्व है, मेघ है, गदर्भ है और अजा मतलब बकरा, मेघ मतलब बादल, अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा, और गधर्भ का मतलब, गर्दभ का मतलब क्या होता है? गधा। चलिए बताइए जरा यहां पर। क्या हो जाएगा? अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। गर्दभ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? घूसर के लिए। खर, खर शब्द भी गधे के लिए प्रयोग किया जाता है ना। इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा चलो अगला प्रश्न देखिएगा। कहते हैं धूर्तों के लिए, या धूतों अर्थात जीवों के द्वारा होने वाला दुख
वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? यहां पर देखिएगा, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाता है? बहुत ही सिंपल है, इसको जवाब दे सकते हैं सभी लोग तेजी के साथ में। पहले दिन इंट्रोडक्शन की क्लास है, तो इसमें मैं आपको लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों को शामिल करूंगा। उसके बाद टॉपिक वाइज यहां पर आप लोगों के लिए क्लासेस हम शुरू करेंगे, ठीक है, रेगुलर। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी पर हमारी क्लासेस मिलेंगी आप लोगों के लिए। जल्द ही इसकी जो है एक प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी, जिससे आप लोगों को वीडियो ढूंढने में आसानी हो जाए, ठीक है। इसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? आत्मघाती, अदैविक, अधिदैविक, अधिभौतिक, या यहां पर हो जाएगा जीवों द्वारा होने वाला दुख, आधिदैहिक, देह से। अगला है ऊंट की चोरी और निहुरे निहुरे। ऊंट की चोरी और निहुरे निहुरे, जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, उद्दंड की दुष्टता, किसी भी वस्तु किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। यहां पर अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना, 9वें क्वेश्चन का जवाब। तो यहां पर देखोगे किसी दूसरे को देना यहां पर नहीं होगा। बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। भाई ऊंट है बड़ा, अब आप सोचो कि इतना बड़ा जो ऊंट है ये ऊंट मान लो बैठा भी है यहीं, है? अब आप हो इतने बड़े, हैं, छोटे से हो, आप इसमें झुककर भी जाओगे तब भी ऊंट तो इतना बड़ा ही है कि वो जाएगा तो पकड़ा ही जाएगा। तो बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, अगर इससे भी निकालेंगे तब भी यही उत्तर निकलेगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पंकज में कौन सा समास है? पंकज बना कैसे है? पंकज दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक होता है पंख और दूसरा यहां पर प्रत्यय लगा है जा। तो पंख का मतलब क्या होता है? कीचड़। क्या होता है? कीचड़। कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्मने वाला। कीचड़ में जन्म किसका हुआ है? तो कमल का। पंकज कहने पर हमें किसका बोध होता है? पंकज कहने पर हमें कमल का ही बोध होता है। अर्थात क्या होगा कि यहां पर जब किसी भी शब्द को, दो पदों को तोड़ करके भी देखते हैं, किसी एक विशेष के अर्थ को जब देते हैं तब भी वहां पर कौन सा समास हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। कौन सा हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो यहां पर पंकज भी कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अयोगवाह कहा जाता है, किसे कहा जाता? अयोगवाह। महाप्राण को, अनुस्वार विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को, या अल्प प्राण को? किसको कहा जाता है अयोगवाह? अयोगवाह किसे कहा जाता है? जो वहन करने योग्य नहीं है। किसके? वहन करने योग्य नहीं है। जो स्वर और व्यंजन दोनों ही श्रेणियों में नहीं पाया जाता उसे अयोगवाह के नाम दिया जाता है। और ऐसे में कौन से आ जाते हैं? अंग और आह। अंग
अंग और अह। अब इन दोनों को यदि हम ये दोनों काट भी दें तब भी इसका ये क्या बचा, और ये जो है ऊपर वाली जो बिंदी है ये, और ये जो साइड वाली बिंदी है, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं विसर्ग, और इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार। तो बचा कौन सा उत्तर? अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है ना? चलते हैं जरा। कहते हैं एक ओर अजगर ही लखी एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा है? रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस या करुण रस? एक ओर अजगर ही लखी एक ओर मृगराय, और बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा है? रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस या करुण रस? अब देखो यहां पर ऐसा रस है, करुणा नहीं आ रही है, वीरता भी नहीं दिखाई दे रही, मूर्छा होके गिर गया है, रौद्र रस भी नहीं, भयानक है। अर्थात जहां पर उसको सुध बुध नहीं है कि करूं तो क्या करूं, जाऊं तो जाऊं कहां, भयानक रस है, दोनों तरफ जान के लाले पड़े हैं। ते से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? ते से विभक्ति निम्न में से किस कारक में होता है? कर्ता, कर्म, संप्रदान या कर्ण कारक? से विभक्ति तो कर्ता के साथ में क्या लगता है? ने। कर्म के साथ में क्या लगता है? को। कर्ता ने कर्म को। करण से, करण से संप्रदान, संप्रदान के लिए या को भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन के लिए के अर्थ में आता है। अपादान, अपादान भी से प्रयोग किया जाता है, लेकिन अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। ठीक है? तो यहां पर पूछा गया है किस कारक के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर अपादान तो दिया नहीं गया है, बचा कौन सा है? से, करण, ये रहा। अरे संप्रदान से कहां अलग होता है? संप्रदान तो के लिए होता है, अपादान से अलग के लिए होता है ऋचा जी। हाँ, तो अगले पर बढ़े। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में जो नहाकर शब्द दिया गया है किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं। जहां पर आप देखिएगा, ट्रिक कौन सी है? जहां पर कर या करके आता है वहां पर क्या होता है? पूर्णकालिक क्रिया होती है। पूर्णकालिक क्या होता है? पूर्णकालिक क्रिया होती है। ठीक है बाबू? तो यहां हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णकालिक क्रिया के रूप में यह जाना जाएगा। अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि, व्याख्या विधि, संवेत पठन विधि। अब देखते हैं कौन सी नहीं है।
कौन सी विधि नहीं है? संवेद पठन विधि। डी दिया आंसर हेमा कुमारी जी। बिल्कुल। वाचन शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? ध्वनि साम्य विधि भी पढ़ने की विधि है। सामान्य ध्वनि जैसे हमने पढ़ा राम, काम, धाम, घाम, है ना, शाम। अब ये क्या है? लास्ट में पढ़ने पर सब में मा आ रहा है, अर्थात ध्वनि साम्य विधि है। व्याख्या विधि भी हम वाचन के लिए पढ़ते हैं, साथ साथ में संवाद विधि भी करते हैं, सिर्फ अनु ध्वनि विधि नहीं होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से अभिवृत्तात्मक उद्देश्य है। स्व अनुभूति, विचारों और भावों की अभिव्यक्त करना, साहित्य का रसास्वादन करना, धैर्यपूर्वक सुनना, भाषा और साहित्य में रुचि। अभिवृत्तात्मक उद्देश्य क्या है? अभिवृत्ति, हाँ, यहां क्या हो जाएगा? हाँ, चलिए जरा बताइए तो। स्व अनुभूत विचारों और भावों को अभिव्यक्त करना। अगला देखिएगा, एक प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, सुमित कुमार चटर्जी, गारसा दत्तासी या धीरेन्द्र वर्मा? धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना। गारसा दत्तासी का, सुमित कुमार चटर्जी का नहीं है। द लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसका है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन का। आगे देखते हैं। अब आप लोगों के लिए यहां पर आज का होमवर्क दूंगा, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन की क्लास है तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं ले चलेंगे। कहते हैं, विरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असुवन पोछत अधरे गात सही। इस पंक्ति को देखना है यहां पर आप लोगों के लिए। ये जो है होमवर्क के लिए आपको है क्वेश्चन, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं चेक करूंगा और फिर देखते हैं कि कैसा आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, कैसा आप लोगों के लिए। यूपी टेट आने वाला है तो इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर पढ़ लेंगे ना ग्रामर, तो उसमें है क्या, आप आराम से कर ले जाएंगे। टेंशन क्या है? जब ग्रामर का पार्ट आपने एक बार अच्छे से कवर कर लिया, तो चाहे डीएसएसबी हो, कोई बीएस हो, एनबीएस हो, एमपी टेट हो, रीट हो, या फिर आप जगह हरियाणा हो, टीचिंग का हो या टेट का हो, कोई भी एग्जाम हो, आप आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई संशय ही नहीं है। कल शुरुआत करेंगे, एकदम शुरुआत से, वर्णमाला से शुरुआत करते हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे, सारा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर लेते हैं विदा, और सभी दोस्तों को बता दीजिएगा 2:15 बजे से क्लास होती है आपकी, 3:15 बजे तक या 3 बजे तक, अपना मान के चलिए कि 2:15 बजे से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, कोई नहीं, अब की नहीं जाएगा, इसी के साथ में आज की क्लास में लेते हैं। नहीं, यहाँ नहीं बताना, बताना बाद में आपको है, कमेंट में बताना है इसका जवाब, जिसको मैं बाद में चेक करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।